और मेरा ये विश्वास है कि माननीय योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे जी। और उन्हीं के नेतृत्व में अगला मंत्रिमंडल शपथ लेगा। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, याद रखिएगा। अच्छा बात है। 74,000 फसादात हुए, क्या उस समय मोदी जी थे, योगी जी थे? सरकार किसकी थी? सपा की थी, बसपा की थी, कांग्रेस की थी। तो सेकुलर पार्टियों के राज में जब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? शौचालय में मिला कहीं? पक्षपात हुआ? कोई कितने मुसलमान आपके पास आए जिन्होंने कहा कि मुझे शौचालय नहीं मिला? कितने मुसलमान आए जिन्होंने कहा कि जो मकान बनाने की माननीय मोदी जी की या योगी जी की योजना है उसमें उनको मकान नहीं मिला? करना मुसलमानों को टारगेट करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पूर्व का जनाधार होता है या पूर्व का आधार होता है या पूर्व की बुनियाद होती है, उसी पे वर्तमान की बिल्डिंग तक खड़ी होती है। जी। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दारूसफा जगह पे हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल बाहर ये आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे बैनर पोस्टर की दुकानें भी हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा गहमी शुरू हो गई है। तो यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के कामकाज से लोग कितना खुश हैं, बेरोजगारी उनका मुद्दा है या उनका और कोई मुद्दा है। तो आइए हम सीधा जनता से पूछते हैं कि उनका मुद्दा क्या है। सर नमस्कार जी। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आने वाले बस बहुत चंद दिन बचे हुए हैं जी। तो सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं? जितना आप खुश हैं उतना हम खुश हैं। हमारी आपकी खुशी बराबर है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। ये हमारी आपकी खुशी, सबकी खुशी होनी चाहिए। जी। लेकिन कामकाज से कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? 100% सर। 100% है? हाँ बिल्कुल 100% जी। तो एक दो काम कोई शक है इसमें? नहीं हाँ। मुझे कोई शक नहीं है। जी। जनता को शक नहीं होना चाहिए। जी। जनता को शक नहीं होता। तो एक दो कार्य जो मुख्यमंत्री जी के जो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं सारे एक लंबी लिस्ट है। जी। एक उसमें से एक दो नाम सारे कार्य कितने गिनाए? आपके पास टाइमिंग खत्म हो जाएगी गिनाते। मैं तो लिस्ट में आप बताइए। मैं देखिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो वेरी गुड लीडर हैं। और जो कुछ भी कर, जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी व्यवस्था ध्वस्त होगी, नई व्यवस्था का निर्माण होगा। नई व्यवस्था के निर्माण में कुछ समय और शक्ति और धन तो चाहिए ही होगा। तो आदमी को आप मौका दीजिए ना। 5 साल पूरे होने दीजिए, उसके बाद उससे हिसाब पूछिए। अब सवाल यह है कि जो गुजरा हुआ वक्त था उसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, तभी तो कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे सर आप। और जब कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा। जी। तो बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं आपके लिए? नहीं, मुझे आप बताएं, आपका ये माइक है, आप मीडिया मैन हैं जी, कि आप पलक झपकते हो गए? नहीं। कैमरा खरीद के लाए होंगे, माइक लाए होंगे, इंटरनेट पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, ट्रेनिंग लिया होगा। उस एक कार्यकाल पूरा हो रहा सर एक मुख्यमंत्री का। 5 साल का, ऑलमोस्ट 4.5 साल हो गए। तो इसके लिए कितना वक्त चाहिए? 5 साल चाहिए। 5 साल के बाद हिसाब मांगिए ना। इतने 4-4 लाख हिसाब पता कब होता है? जब सत्ता परिवर्तन होने वाला होता है या सत्ता का दूसरा टर्म शुरू होने वाला होता है, हिसाब किताब तब मांगा जाता है। देखो सर, आपका रिजल्ट आने वाला होता है उसके पहले आपका एग्जाम होता है। सर मेरी बात सुनिए, सरकार का एग्जाम हो रहा है। सर मेरी बात सुने, आप एग्जाम नहीं हो रहा है, उनको समय दीजिए, अगर आप कार्यकाल दीजिए तब इसका कंपैरेटिव चार्ट बनाइएगा। जो पिछली सरकारें रह चुकी, मैं आपसे चलिए अब आपसे बात ही कर लेते हैं, हम तो टाल रहे थे आपको। बोलिए। आप मुझे बताइए कि माननीय अखिलेश यादव जी हैं, माननीय मायावती जी हैं, उनके उत्तर प्रदेश में कितनी पिछड़ी जातियां हैं और कितनी SC ST की जातियां पता है आपको? जी बिल्कुल, बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट है। आप बताइए, जो उनके कार्यकाल में नौकरियां दी गई हैं उनमें सारी जातियों को उस नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिला है? ये तो आप बताएंगे, जनता आप हैं। नहीं, ये आप बताएंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप मीडिया हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा। मीडिया का काम है दिखाना आपका ओपिनियन कि आप जनता क्या सोचती है। सवाल ये है, जनता की बात पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। सारी चीजों को जब आप कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे तब आपकी समझ में आएगा सर कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। जी, आदमी को काम करने दीजिए और जनता का फैसला जो है 2022 में आएगा, 2024 में आएगा, 2019 में आया, 2014 में आया। जनता के फैसला का वो सर्वोपरि है सर। सबसे बड़ी अदालत इस देश में जनता की अदालत है जी। और मेरा ये विश्वास है कि माननीय योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे जी। और उन्हीं के नेतृत्व में अगला मंत्रिमंडल शपथ लेगा। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, याद रखिएगा। अच्छा जी बिल्कुल। इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जब आपने बता ही दिया है कि मोहम्मद इकबाल है तो फिर इकबाल भाई से एक सवाल तो जरूर बनता है। पूछिए। कुछ मुसलमान जनसंख्या जो कानून आया है कि 2 बच्चे केवल, इस पे आप क्या राय रखते हैं?
यार आप पढ़े लिखे नहीं, आदमी मैं हो। तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि मुसलमान इससे अलग राय रखते हैं, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा तो अब सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, बिल्कुल। अब आप सब बिल्कुल। मजेदार बातें कर रहे हो अरे, आप। बिल्कुल सर। अब आप सुन लीजिए मेरी जी, बात जी, सुनिए। मुसलमानों की तादाद भारत में कितने % है? सेंसेक्स 2011 के अनुसार वो बताइए आप। नहीं। 14.5% करीब है। बिल्कुल 15 लगा लीजिए, बहुत ज्यादा। अगर मुसलमान के ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, देखिए ये योगी जी के खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त प्रोपगंडा है, एक मुहिम है कि मुसलमान नाराज होगा तो वो सेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज किसके लिए होगा यार? किसके लिए? योगी जी की सरकार में एक भी दंगा हुआ? आप बताइए मुझे कोई दंगा, अगर आपकी याददाश्त में बता दीजिए मुझे। क्या योगी जी की सरकार में जो योजनाएं आई जी। उनमें मुसलमानों को बराबर से हिस्सा नहीं मिला? कहीं पक्षपात हुआ? शौचालय, अब योजनाएं पूछ रहे हैं तो चलिए योजनाएं बनाते। बिल्कुल। शौचालय में मिला? कहीं पक्षपात हुआ? कोई कितने मुसलमान आपके पास आए जिन्होंने कहा कि मुझे शौचालय नहीं मिला? कितने मुसलमान आए जिन्होंने कहा कि जो मकान बनाने की माननीय मोदी जी की या योगी जी की योजना है उसमें उनको मकान नहीं मिला? जी। मतलब ऑन रिकॉर्ड बात करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। कितने मुसलमानों को वजीफा रोक दिया गया बताइए आप मुझे। नहीं, जो योजनाएं कांग्रेस या यूपीए या अखिलेश जी के टाइम में चल रही थी वो सारी चल रही हैं। कोई पक्षपात तो है नहीं। जी जी जी। भाई अगर राशन बांटा गया तो मुसलमानों को भी बराबर से दिया गया। जी। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैं वकील हूं और पत्रकार हूं, अच्छा। और मैं बहुत पुराना पत्रकार हूं। शायद जब आप बिल्कुल, बच्चे छोटे होंगे, हाँ, जब बिल्कुल। अमृत प्रभात अखबार निकलता था, बिल्कुल। जिसमें माननीय रामदेव त्रिपाठी जी इसके संपादक भी हुआ करते थे, जो बीबीसी के पूर्व संवाददाता भी हैं, जी, जी। वो हमारे गुरु होते थे। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बात राजनीतिक हित के लिए करना, अपने फायदे के लिए करना, मुसलमानों को टारगेट करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पूर्व का जनाधार होता है या पूर्व का आधार होता है या पूर्व की बुनियाद होती है, उसी पर वर्तमान की बिल्डिंग तक खड़ी होती है। जी। अब मैं आज मुसलमान आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां भारत के अंदर हैं, ये उनके सेकुलरिज्म का ही नतीजा है कि उनकी भाषा में कमदल सरकार हो गई। तो आप कर क्या रहे थे? बिल्कुल सही बात है। 74,000 फसादात हुए। क्या उस समय मोदी जी थे, योगी जी थे? सरकार किसकी थी? बिल्कुल। सपा की थी, बसपा की थी, कांग्रेस की थी। तो सेकुलर पार्टियों के राज में जब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इनकी सरकार थी। जो सरकार होगी वो जिम्मेदार भाजपा की सरकार थी, आरएसएस की सरकार थी। बिल्कुल भी नहीं। तो कंपैरेटिव चार्ट बनाइए ना आप। जी जी। किसी आदमी पर, मान लिया आप योगी जी पे या मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, तो उनके कार्यकाल, उनकी योजनाओं का आप कंपैरेटिव चार्ट बनाइए। इनके यहाँ जो भर्तियां हुई, किस जाति की आपने, सपा और बसपा ने किस जाति की भर्ती ज्यादा की? 79 जातियां ओबीसी की हैं जी। SC ST की शायद है, या 79 ओबीसी की हैं, और 56 जातियां शायद SC ST। उनको सारी जातियों का जो सरकारी नौकरियां सपा बसपा के राज में दी गई, उनको सबको नौकरी मिली? बिल्कुल भी नहीं। तो कंपैरेटिव चार्ट निकाल दीजिए वहां से, RTI मांग लीजिए आप। और योगी जी ने जिन लोगों को नौकरी दी है उसका एक कंपैरेटिव, नहीं मैं एक इशू बता रहा हूँ। नहीं ठीक है सर, आपको एक ऐसा इशू बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन योगी जी ने एक वादा किया था कि मैं जैसे आऊंगा 20 लाख नौकरियां दूंगा, लेकिन 20 लाख नौकरियां मिली नहीं लोगों को। हमारे पिताजी ने हमसे 50 वादे किए, अच्छा। वो इस वक्त स्वर्ग लोक में है, लेकिन तमाम बातें ऐसी हुई कि जो समय काल परिस्थिति और तमाम परेशानियों के बाद पूरे नहीं हो पाए। तो क्या मैं उन्हें गाली दूं अपने पिताजी को? अब बताइए, मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक लायबिलिटी है, वो समाज के चुने हुए नेता हैं, जो भी उनसे बन पड़ता है उतना काम कर रहे हैं। अब रिजल्ट्स जो है, हो सकता है कि बहुत से वादे न पूरे हों, पॉसिबल है ये, क्योंकि संसाधन है। कोरोना आ गया था, कोरोना आ गया, संसाधन, वो खुद कोरोना में मिलके आया जिस दिन, उसके उसी दिन उनको कोरोना दूसरे दिन हो गया। तो आदमी जब खुद कोरोना में रात दिन दौड़ रहा है तो निगेटिविटी इतनी न रखिए कि वो नफरत में बदल जाए। बिल्कुल। और मुसलमानों को इतना पागल मत समझिए कि वो इस देश में रहते हैं, इस देश की मिट्टी में पैदा हुए, यहीं खाते पीते पले बढ़ते पलते हैं, शिक्षित होते हैं, रोजगार लेते हैं, तो उनको इस देश से अलग मत। उनके, देखिए, मैं मीडिया का एक बात में बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, मैं भी मीडिया मैन रहा हूँ, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। आप मुसलमानों को भारत की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग मत करिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और भाजपा और आरएसएस को आप बंगाल की खाड़ी में नहीं फेंक देंगे, वो इस भारत का हिस्सा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका भी स्ट्रगल है इस देश के अंदर। विचारधारा तो कोई भी हो सकती है। हमारा संविधान सारी विचारधाराओं, सारे धर्मों, सारी जातियों, सारे वर्गों को मान्यता देता है। आप कोई भी विचारधारा रख सकते हैं, लेकिन ना मुसलमान आप देश से बाहर फेंक दोगे, ना आरएसएस और बीजेपी को फेंक दोगे। तो मुसलमानों को राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय रोजगार की मुख्य धारा से अलग मत करिए। क्या योगी जी ने या मोदी जी ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि ये मुसलमानों को मिलेगा, ये हिंदुओं को मिलेगा, ये दलित को मिलेगा, ये पिछड़े को मिलेगा, ये अनुसूचित जाति को मिलेगा, ये बैकवर्ड को मिलेगा?
मतलब ये जो भी नैरेटिव सेट किया जा रहा है केवल ये विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है। ये एक राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ाई है, उसमें मुसलमानों को मोहरा बनाया जा रहा है। मुसलमान ये डिसाइड करेगा अब बहुत जल्द, हो सकता है मेरी आपसे भी मुलाकात हो। बिल्कुल। सवाल यह है कि जो 65 साल का 2014 में माननीय मोदी जी आए जी। और अब 22 में यूपी का चुनाव होने जा रहा है, 5 साल पहले माननीय योगी जी आ गए। बिल्कुल 2017 हम ये कंपैरेटिव करेंगे कि ये जो सेकुलरिज्म है क्या वास्तव में ये असली सेकुलरिज्म है, और इस असली सेकुलरिज्म के राज्य में हुआ क्या। हम कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे ऑन द रिकॉर्ड, जी जी फिर कभी हो सकता है आपसे भी मुलाकात। बिल्कुल।